वेलकम स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट बुक के आपकी पोएम नंबर 6 अमांडा के आज की इस वीडियो में आज हमने आपके लिए हिंदी ट्रांसलेशन, इसकी समरी ऑफ द पोएम, कॉमन एक्सप्लेनेशन और साथ ही आपके जितने भी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ऐड किया है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अमांडा, जो कि आपके इसके पोइट हैं रॉबिन क्लीन, और समरी ऑफ द पोएम हम सीखेंगे और वो ट्रिक भी सीखेंगे जिससे आपको मात्र इतने से कंटेंट में से पूरे क्वेश्चंस जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनके आंसर्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम पोएम को पढ़ लेते हैं, ट्रांसलेशन सीख लेते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चे को ऐसा बताया जाता है कि उसको कंट्रोल करते हैं पेरेंट्स बार बार, ये ऐसा मत करो वैसा मत करो। यू टू मै फील डेट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। आपको भी लगता होगा कि आपकी स्वतंत्रता को कर्टेल कर दिया गया है। कर्टेल यानी कि ढक दिया गया है, आपकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। तो यहाँ पर कवि कहता है राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू। वो चीज़ें आप लिखिए जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग आपको काम नहीं करने देते जो आप करना चाहते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टेंजाज, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। आप इस कविता को पढ़िए अकेले या फिर कुछ समूह में और अलग अलग स्टेंजा को, आपको भी थोड़ा आश्चर्य होगा। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा से कहते हैं कि आप अपने नाखून मत चबाइए। इसको पहली लाइन में, यानी पहली लाइन ही मना करने वाली है। वो नाखून को चबा रही है अमांडा और उसकी माँ कह रही है कि नाखून मत चबाओ, मत काटो अपने दांतों से। Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. और इस तरीके से जो तुम नीचे झुक रही हो, ये झुकना बंद कर दो, स्लाउचिंग, और सीधी बैठ जाओ। 3 बार टोक दिया। अब अमांडा क्या सोच रही है, ब्रैकेट में है। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। शांत समुद्र है, शिथिल ठहरा हुआ उदासीन समुद्र है। एमरेल्ड सी, एमरेल्ड यानी पन्ना, पन्ना क्या होता है, हरा, हरे रंग का समुद्र है। जहां पर सोल यानी ओनली, इनहेबिटेंट यानी निवासी, इज मी, मैं अकेली हूं, ये अमांडा सोच रही है। अ मर्मेड, एक जल परी हूं मैं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो वहां पर ड्रिफ्टिंग यानी एक तरीके से धीरे धीरे मंद गति से चल रही है या बहने का आनंद ले रही है, आप जो भी माने। ब्लिसफुल यानी आनंद पूर्वक एंजॉय कर रही हूँ। अब वापस ये सा कौन सोच रही है, अमांडा। कह कौन रही है, माँ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क पूरा कर लिया। डिड यू टाइडी अप योर रूम अमांडा। क्या तुमने अपना कमरा क्लीन कर लिया, टाइडी अप, साफ सफाई कर ली। I thought I told you to clean your shoes, Amanda. मुझे याद आया मैंने तुमसे अपने जूते साफ करने के लिए भी कहा था, अमांडा। फिर माँ ने टोक दिया। अब वो क्या सोच रही है, आई एम एन ओफन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गली में रोमिंग यानी बिना लक्ष्य के भटकना, वॉन्डर करना, भटक रही हूँ। आई पेटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर पीठ, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मैं पैटर्न यानी निशान बनाती हूँ, सॉफ्ट यानी कि कोमल, नरम, डस्ट यानी धूल पर, विद माई हस्ट बेयर पीठ, मेरे नंगे पैरों से मैं उस पर, धूल पर निशान बनाती हूँ। यहाँ पर हस्ट का मतलब है चुप और शांत, पैरों से निशान बनाती हूँ। अब वापस हम आगे बढ़ते हैं और वो आगे कहती कि साइलेंस इज गोल्डन, जो शांति होती है वो सुनहरी होती है और स्वतंत्रता बड़ी प्यारी होती है। ये लाइन अंडरलाइन कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। वो चॉकलेट मत खाओ, उसकी माँ करे चॉकलेट मत खाओ।
रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, तुम्हारे जो कील मुहासे हो रहे हैं उनका ध्यान रखो, चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे कुछ कर रही हूँ। फिर वो सोच रही है, आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट केयर, मैं एक रेपंजल हूँ, एक राजकुमारी हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लाइफ इन अ टावर, मैं मीनार पर जीवन जी रही हूँ। ये वापस फिर खो गई सपने में। टावर इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, वहाँ पर ट्रैंक्विल यानी बड़ी ही शांति है, रेयर यानी दुर्लभ जीवन जी रही हूँ, टावर पर मीनार पर रह रही हूँ। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चित रूप से मेरे चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी, क्योंकि रेपंजल की कहानी है, जो एक राजकुमारी है उसकी सौतेली माँ उसको मीनार पर कैद कर देती है, जहाँ पर कोई दरवाज़ा कोई भी रास्ता नहीं होता है, उसको वहाँ रहना पड़ता है। तो वो सोच रही है मैं भी उसकी तरह वहाँ रहूँ राजकुमारी बनकर। स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमेंडा, सल्किंग यानी कुड़ना, रूठना, फालतू में रूठना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ही मूडी हो यानी कि तुनक मिजाजी हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा डेट आई नेक्ड एट यू अमेंडा, कोई भी सोचेगा मैं तुम्हारे नेक्ड यानी कि दोष निकालती रहती हूँ, शिकायत करती रहती हूँ, कोई भी ये सोचेगा, लेकिन माँ उसको लगातार टोकती रहती है। ये तो हो गई आपकी पोएम। अब आपके यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एडिशनल क्वेश्चन से वो हमने यहाँ ऐड किए हैं। आइए देखते हैं जो मेन इससे क्वेश्चन निकल कर आता है, वो मैंने सबसे ऊपर लिखा है। आइए हम सबसे पहले वो देखते हैं। वो क्वेश्चन है समरी ऑफ द पोएम भी है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैंने बता रखा है, जिनके आते हो हर बोर्ड में अलग अलग आता है। रेफरेंस के लिए तो दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम लिख देना अमेंडा, कंपोज्ड बाय द पोइट रॉबिन क्लीन। कॉन्टेक्स्ट में आपको थ्रू दिस पोएम या दी लाइन्स, थ्रू दिस लाइन्स लिख देना दिस पोएम के बजाय, और जहाँ भी फुल स्टॉप आ रहा हो वहाँ पर फिर यहाँ से एक्सप्लेनेशन से लिख देना। अब जिनके स्टेंज आते हैं अलग अलग, उनकी मैंने ट्रिक बताई हुई है। आइए सबसे पहले देखते हैं समरी ऑफ द पोएम के साथ क्वेश्चन आंसर। आपका जो क्वेश्चन बनता है कि इस कविता का मैसेज क्या है, थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, ये तो हर पोएम में से बनता है ये क्वेश्चन। कोई भी पोएम हो, जितनी भी आपके पोएम दी हुई है, 10 पोएम्स दी हुई, हर पोएम का ये क्वेश्चन पक्का है, किसी भी पोएम का दे देता है। तो हमें क्या करना है, ये लाइन थ्रू दिस पोएम द पोइट वांट्स टू टेल अस, या कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या आप मानते हैं कि बच्चों को स्वतंत्रता देना चाहिए, और देना चाहिए तो कितनी देना चाहिए, क्या बच्चे उनका अच्छे बुरे का निर्णय स्वयं कर सकते हैं, इस बारे में आप अपने विचार प्रकट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लॉन्ग आंसर टाइप में, इसीलिए मैंने ये आपका जो आंसर बना है उस हिसाब से बना है। थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट टू मच एंड अननेसेसरी कंट्रोल लीव एन अनहेल्दी इम्पैक्ट ऑन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द चिल्ड्रन। बहुत शानदार है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है कि टू मच यानी हद से ज़्यादा और अनावश्यक किसी भी बालक के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं तो इससे अस्वस्थ इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है उसके हार्ट, दिल पर और उसके मन पर, मस्तिष्क पर, बालक बच्चों के। पेरेंट्स लेट देयर चिल्ड्रन ग्रो फ्रीली एंड नेचुरली। माता पिता को उनके बच्चों को स्वतंत्र रूप से और स्वाभाविक रूप से ग्रोह करने देना चाहिए, बढ़ने देना चाहिए। इफ अ चाइल्ड इज इंस्ट्रक्टेड नाउ एंड देन, अगर किसी बच्चे को बार बार हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, द चाइल्ड विल नॉट पे अटेंशन एंड डिसओबे पेरेंट्स, तो बच्चा भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है और उन माता पिता का डिसओबे करता है, अवज्ञा करता है। द सिचुएशन कुड ग्रो मोर वर्स एंड द चाइल्ड बिगिन टू अवॉइड द कंपनी ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। सिचुएशन और बुरी हो सकती है और बच्चा माता पिता से उनकी संगत को अवॉइड करने लग जाता है, उनसे दूरी बनाने लग जाता है। अ चाइल्ड, ये तो हो गया क्या कि उसको स्वतंत्रता देना चाहिए, लेकिन साथ में वो पक्का ऐड करेगा कि स्वतंत्रता कितनी देनी चाहिए। कि अब बच्चे को पूरा ही फ्री कर दे कि तेरी इच्छा हो जो कर,
माता पिता को कोई मतलब नहीं है, ये ऐसा तो कोई भी माँ बाप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बनती है आज के ज़माने में, आज के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर वो भी मैंने साथ में ऐड किया है, अ चाइल्ड शुड बी गिवन फ्रीडम अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स। एक बच्चे को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए माता पिता के निरीक्षण में, यानी उनको पता हो कि मेरा बेटा या बेटी क्या कर रहा है। दे मस्ट कीप एन आई ऑन हिज हर एक्टिविटीज, उन्हें उसकी एक्टिविटीज गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। स्वतंत्रता तो दें लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखें। अ चाइल्ड इज नॉट कैपेबल इनफ टू डिसाइड वॉट इज गुड और बैड फॉर हिज और हर। एक बच्चा इतना कैपेबल, इतना समर्थ नहीं होता है, छोटा बच्चा, कि वो निश्चित कर पाए कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो यहाँ तक मैंने जो बनाया है आपके, ये यहाँ तक का पार्ट वो बनाया है इस कविता का मैसेज, सेंट्रल आइडिया और क्या संदेश है, और एक बच्चे को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और स्वतंत्रता किस हिसाब की मिलनी चाहिए, आपके क्या विचार है, क्या उसको पूरा फ्री कर देना चाहिए पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं अमांडा के बारे में। आपके अनुसार अमांडा कितने साल की है, क्वेश्चन आपके दिया हुआ भी है यहाँ पर कि हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। आपके अनुसार अमांडा कितने साल के, तो अमांडा इज अ गर्ल अबाउट 13-14 ईयर्स। आपको कैसे पता लगा, वी नो अबाउट इट बाय एक ने ऑनर फेस, क्योंकि उसके चेहरे पर कील मुहासे हैं। तो ये कील मुहासे लगभग 13-14 साल की उम्र में आता है बच्चा, किशोरावस्था में बढ़ता है, टीनेजर में तब होते हैं। तो किससे लिखोगे आप आंसर, कि हमें उसके एकने से पता लगता है। उसके बाद में सेकंड दिया हुआ है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। उसके आपके अनुसार उससे कौन बात कर रहा है, तो हु की जगह लिख दें हर मदर इज आई थिंक इज स्पीकिंग टू हर, उसकी माँ उससे बातचीत कर रही है। और वाई आर स्टेंजा 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस, यानी 2, 4 और 6 जो स्टेंजा हैं ये ब्रैकेट में क्यों बंद किए गए हैं, क्योंकि इनमें अलग से बताया गया है, एक में तो माँ बात कर रही है और एक में रेपंजल अमांडा क्या कर रही है, विचार कर रही है, थिंक रही है, कल्पना में खोई हुई है, इसलिए इनको अलग से ब्रैकेट में बंद करके बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर जिक्र किसका हो रहा है, अमांडा का, जो वो सोच रही है, कल्पना कर रही है कि काश में मरमेड होती, मैं एक अनाथ होती, मैं एक रेपंजल होती। फिर दिया हुआ है हु इज द स्पीकर इन द स्टेंजा 2, 4 and 6। 2, 4, 6 में स्पीकर कौन है, यानी बात करने वाला कौन है, तो आपको पता है 2, 4, 6 में कौन है, अमांडा है। और डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजा 1, 3, 5 and 7। क्या आप मानते हैं कि उसको सुन रहा है। अब कहाँ से सुन रहा है, तो कहीं खोया हुआ है किसी कल्पनाओं में। तो अपने अनुसार तो जो भी स्पीकर है इज नॉट पेइंग अटेंशन, किसके ऊपर, जो स्पीकर बोल रहा है, यानी जो माँ बोल रही है उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है। अभी हमने कहा ना कि वो उस पर ध्यान नहीं देता है और उनकी बात का डिसओबे करने लगता है। तो ये हमारे ये हो गया। व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड। अब ये जो भी क्वेश्चन है, जो 5वां है, अगर वो ऑर्फन होती तो क्या करती, और रेपंजल होती तो क्या करती, और 8वां वो क्या अर्न फॉर करती, यानी क्या आकांक्षा रखती है। तो ये जो 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन है, इनका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि अमांडा की कौन सी बैड हैबिट्स थी, ये भी एडिशनल में दिया हुआ है। तो सी हैड सम बैड हैबिट्स, अमांडा 13-14 साल की है, उसके कुछ बुरी आदतें हैं। सी बाइट्स हर नेल्स, एक तो वो नाखून चबाती है। सी हंचेज हर शोल्डर्स, कंधों को उचकाती है। सी सिट्स आइडली, आलसी होकर बैठ जाती है। सी ईट्स चॉकलेट्स, चॉकलेट्स खाती है। सी सल्की एंड मूडी, वो क्या है, कुड़ती है और तुनक मिजाजी है, किसी से भी लड़ झगड़ जाती है, झगड़ालू है। सी इज इमेजिनेटिव, और वो कल्पनाशील है। हर मदर रेगुलरली इंस्ट्रक्ट्स हर नॉट टू डू सच थिंग्स, उसकी माँ उसको रेगुलर इंस्ट्रक्ट करती कि वो ऐसी चीज़ें ना करें। ठीक है, ये तो हो गया कि उसकी माँ क्या करती है और अमांडा की आदतें क्या है, और उसकी माँ उसको किस बात के लिए टोकती रहती है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर ये हो गया। अब आपकी जो मैंने 4 क्वेश्चन हैं आपकी,
4 5 6 7 8 इन चारों का एक इलाज कर दिया हमने। देखिए यहाँ पर अमांडा अर्न्स फॉर कंप्लीट फ्रीडम। अमांडा क्या चाहती है? पूरी स्वतंत्रता चाहती है। ये जो आपका 8वां है कि वो क्या चाहती है, ये कविता में क्या बताती है। तो 8वें में तो आपको कुछ नहीं करना, पूरा लिख देना। वो स्वतंत्रता चाहती है। शी डज नॉट वॉन्ट टू बी इंस्ट्रक्टेड नाउ एंड देन। वो नहीं चाहती कोई बार बार उसको टोका टोकी करे। सो शी वॉन्ट्स टू बी, इसलिए वो चाहती है मरमेड बनना, जलपरी बनना, अनाथ बनना और रेपंजल बनना। इट विल गिव हर पीस ऑफ माइंड, से दिमाग की शांति मिलेगी। देयर विल बी नोबडी टू डिस्टर्ब हर, वहाँ उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं होगा। ये तो गया आपके 8 का, क्योंकि ये कॉमन है। अब ये आपके 6 5 6 7 है। मरमेड क्यों बनना चाहती है? तो अगर पर्टिकुलर मरमेड के बारे में पूछे, मरमेड यानी जलपरी के बारे में, तो आपको क्या करना है देखना। अमांडा अर्न्स फॉर कंप्लीट फ्रीडम। शी डज नॉट वांट टू बी इंस्ट्रक्टेड नाउ एंड देन, सो शी वांट्स टू बी अ मरमेड। ये लिख देना। इसलिए वो ओरपेन और रेपंजल हटा देना, यहाँ फुल स्टॉप लगा देना। वो या फुल स्टॉप नहीं लगाए तो शी वांट्स टू बी अ मरमेड, वो मरमेड बनना चाहती है। क्यों? देखिए, टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन द रिलैक्स्ड ग्रीन सी, ये वाला मरमेड में ये लाइन लिख देना है, मैंने लिख दिया। ठीक है, समझ गए? यहां से टू बी अ मरमेड, इन दोनों को उड़ा देना, क्योंकि ये पूछ नहीं रहा ओरपन और रेपंजल क्या पूछ रहा है, मरमेड क्यों बनना चाहती है। तो क्या करोगे, टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली ये लिख देना। ठीक है, अब पूछे ओरपन क्यों बनना चाहती है, तो फिर मरमेड को उड़ा देना, रेपंजल को उड़ा देना। शी वांट्स टू बी एन ओरपन। फिर यहां देखिए, यहां पर देखिए क्या कहा मैंने इनको, सी वॉन्ट्स टू बी, है ना, बिकॉज सी थिंक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्फेन इज फ्री, क्योंकि वो सोचती कि अनाथ का जीवन फ्री होता है। ये ऑर्फेन वाला हो गया, सारों का एक ही कॉमन बना दिया और अलग अलग भी बना दिया। और वो पूछे कि रेपंजल क्यों बनना चाहती है, तो फिर वही चलेगा। और यहाँ पर क्या करोगे, सो सी वॉन्ट्स टू बी अब मरमेड उड़ा देना, ऑर्फेन उड़ा देना, क्या लिखोगे, रेपंजल, बिकॉज रेपंजल वॉज अ ब्यूटीफुल, ये यहाँ तक लिख देना। फिर वापस इट विल गिव, ये पूरी बढ़ा देना। यानी कि ये जो मैंने लाइन लिखी है, मैं यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये पूछे सो सी वॉन्ट्स टू बी, अब मरमेड की पूछे तो क्या करोगे, ये रख देना, इन दोनों को हटा देना। ऑर्फेन की पूछे तो ऑर्फेन रख देना, इनको हटा देना। रेपंजल की पूछे तो रेपंजल लिख देना। और इसमें मरमेड की पूछे तो टू वाली लाइन जोड़ देना। ऑर्फेन की पूछे तो क्या करोगे, ये वाली लाइन जोड़ देना। और रेपंजल की पूछे तो ये वाली लाइन जोड़ देना। वापस फिर इट विल गिव से ये लिख देना। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे ये हो गया, और समरी ऑफ द पोएम होगी, ट्रांसलेशन होगी, और ऑल क्वेश्चंस का एक कॉमन कंटेंट हो गया। इसी तरीके से कंटिन्यू एग्जाम तक आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।